हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी मैं सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्वालिटी फैक्टर और आपको बैंडविड्थ समझाया था। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ सिलेक्टिविटी। ये जो है एक और पैरामीटर लास्ट है सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ और साथ में मैं आपको समराइज करके सारी प्रॉपर्टी सीरीज आरएलसी सर्किट की बताऊंगी और साथ में एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगी। तो चलिए सिलेक्टिविटी को समझ लेते हैं हम। तो सिलेक्टिविटी जो होती है वो इंडिकेट करता है कि रेजोनेंट सर्किट कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या हमारे एप्लीकेशन में हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही हमारा रिसीवर कैच कर पाए, तो इसका मतलब F1 टू F2 के बीच में जो बैंडविड्थ है इसके बीच में ही सिलेक्टिविटी पॉसिबल है, मतलब कैच करने की पॉसिबिलिटी। और ये जितना नैरो रहेगा उतना ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को कैच करने के लिए ज़्यादा अच्छा सर्किट होगा। अगर ये ब्रॉडर होगा, F2 माइनस F1 बहुत ब्रॉड बैंडविड्थ होगी, तो फिर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज वाले सिग्नल को हमारा सर्किट या रिसीवर कैच कर लेगा। तो एप्लीकेशन कैसा है, बेस्ड ऑन दैट हम या तो ब्रॉडर फ्रिक्वेंसी रेंज को भी कैच करवा सकते हैं या नैरो फ्रिक्वेंसी रेंज को भी, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को भी हम कैच करवा सकते हैं। तो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के आसपास के सिग्नल्स को ही कैच करना या एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही कैच करना। इसका मतलब कैचिंग जो होता है सिग्नल की F2 माइनस F1 बैंड के बीच में होता है, और ये बैंड जितना नैरो होगा उतना एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही कैच होगी। तो कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिसीव करने की, कैच करने की सर्किट की तब ज़्यादा होगी जब ये बैंडविड्थ नैरो होगी, तब सिलेक्टिविटी सर्किट की, रेजोनेंट सर्किट की हाई होती है। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट इंडिकेट्स, मतलब सिलेक्टिविटी इंडिकेट्स हाउ वेल अ रेजोनेंट सर्किट रिस्पॉन्ड्स टू अ particular or a certain frequency and eliminates all other frequencies। बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को वो एलिमिनेट कर देता है। नैरोअर द बैंडविड्थ द ग्रेटर इज द सिलेक्टिविटी। ये जितना नैरो होगा बैंडविड्थ, मतलब F2 माइनस F1 जितना छोटा होगा, उतनी रेजोनेंट सर्किट की सिलेक्टिविटी बेहतर होगी, अच्छी होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सिलेक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिस्पॉन्सिवनेस के। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं कि F2 माइनस F1 के बीच की ही फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकता है ये जिस भी सर्किट का रिस्पॉन्स कर्व है या सिलेक्टिविटी कर्व है। इसको हम रिस्पॉन्स कर्व भी बोल सकते हैं, सिलेक्टिविटी कर्व भी बोल सकते हैं। तो जिस भी सर्किट का ये रिस्पॉन्स कर्व है, उस सर्किट के वो सर्किट F2 माइनस F1 फ्रिक्वेंसीज के बीच की सारी फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स को कैच करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में पावर जो होगी वो इतनी होगी, सिग्नल से जो पावर मैच करेगी, और उसकी वजह से करंट इतना प्रोड्यूस होगा कि वो आइडेंटिफाई हो जाएगा सर्किट में। मतलब ये सर्किट जो है वो पावर, इलेक्ट्रिकल करंट से पावर, पावर से फिर साउंड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, या जिस भी पर्टिकुलर आउटपुट में हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है सिग्नल को, वो कर पाएगा। पर इसके बियॉन्ड, मतलब 0 टू F1 के बीच में और F2 टू इन्फिनिटी के बीच के सिग्नल्स को ये कैच नहीं कर पाएगा सर्किट, क्योंकि उन सिग्नल्स के लिए प्रॉपर पावर ही, इलेक्ट्रिकल पावर ही जनरेट नहीं कर पाएगा, जिसको और किसी पर्टिकुलर साउंड एनर्जी में या किस में भी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस रिस्पॉन्स कर्व या इस सिलेक्टिविटी कर्व में ज्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट रिस्पॉन्सिव है, ये भी हो सकता है। तो सर्किट की रिस्पॉन्सिवनेस हाई हो सकती है अगर ये बिग है, ये ज्यादा बड़ा है, F2 माइनस F1 बड़ा है, तो रिस्पॉन्सिवनेस सर्किट की ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को कैच कर पा रहा है, ज्यादा वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ऑब्जर्व कर पा रहा है, सिलेक्ट कर पा रहा है। पर अब हम अगर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो ये नैरो होगा, तो सर्किट जो होगा, रेजोनेंट सर्किट ज्यादा सिलेक्टिव होगा। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या ज्यादा वेराइटीज ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए
रिस्पॉन्सिव है सर्किट तो ये ब्रॉडर होगा, और नैरो है तो ज्यादा सिलेक्टिव होगा। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस और सिलेक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F2 माइनस F1 बड़ा तो सर्किट ज्यादा रिस्पॉन्सिव है फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और अगर ये नैरो है तो सर्किट इज मोर सिलेक्टिव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को चॉइस में रख सकते हैं रेजोनेंट सर्किट के लिए। या तो हम सर्किट को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बाय चूजिंग पर्टिकुलर एल और सी, या सर्किट को हम अच्छा सिलेक्टिव बना सकते हैं बाय चूजिंग पर्टिकुलर एल और सी एंड कीपिंग दिस नैरोर। ये ब्रॉडर तो मोर रिस्पॉन्सिव, ये नैरोर तो मोर सिलेक्टिव। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिलेक्टिविटी क्या होती है। ये एक ऐसा मैंने रिस्पॉन्स कर्व, दो टाइप के रिस्पॉन्स कर्व बनाए हैं। सर्किट सेम है, सेम सीरीज आरएलसी सर्किट है, पर आर की वैल्यू को मैं बदल रही हूँ। एक बार आर की वैल्यू को कम रख रही हूँ और एक बार आर की वैल्यू को, R2 छोटा है और R1 बड़ा है। तो दो कर्व ड्रॉ किए, दो रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ किए, एक R1 के लिए और एक R2 के लिए। तो जहां पर R2 रेजिस्टेंस छोटा होगा तो कर्व की हाइट ज्यादा होगी रिस्पॉन्स कर्व की उस पर्टिकुलर आरएलसी सर्किट की। फिर मैंने R को बड़ा कर दिया तो फिर ये कर्व की हाइट छोटी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि करंट कम हो जाएगा ज्यादा हाई रेजिस्टेंस पे, तो करंट कम हो गया क्योंकि ये कर्व करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट हुआ, तो करंट कम हो जाएगा, तो हाइट इस सर्किट की कम हो जाएगी। पर आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि F2 माइनस F1 R1 के रेस्पेक्ट में ब्रॉडर है, तो जब R1 होगा सर्किट में तो सर्किट ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, और R2 के रेस्पेक्ट वाले रिस्पॉन्स कर्व में F2 माइनस F1 नैरोर हो रहा है, तो फिर इस केस में आपको सर्किट ज्यादा सिलेक्टिव समझ में आएगा। तो सिलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी R2 वाले सर्किट में ज्यादा होगी, R1 वाले सर्किट में कम होगी, या रिस्पॉन्सिवनेस R1 वाले सर्किट की ज्यादा है, R2 वाले सर्किट की कम है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट या सीरीज आरएलसी रेजोनेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चलिए प्रॉपर्टीज मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है बोर्ड रब करके। अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें ये समझ में आ रहा था कि सिलेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो कहना चाहिए सिलेक्टिविटी बैंडविड्थ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना वाइडर वो बैंड होगा सिलेक्टिविटी उतनी पुअर होगी। तो इस तरीके से एक रिलेशन मैंने फॉर्म कर दिया, बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिलेक्टिविटी और बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्सिवनेस। ये जनरल है बहुत, पर मैंने इस प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस के उसमें लिस्टिंग आउट कर दिया है, जो कि ये वाला पोर्शन अभी जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज क्या होती है सीरीज रेजोनेंस की? जो अप्लाइड वोल्टेज होता है और रिजल्टिंग करंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ सेम फेज में होता है, तो इसे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से पावर फैक्टर में द कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और ये परफेक्ट सर्किट होता है। इस दौरान रिएक्टेंस XL इक्वल टू XC हो जाता है रेजोनेंस के टाइम पर, इसलिए X जो होता है सर्किट का नेट रिएक्टेंस वो 0 होता है, यानी इम्पिडेंस पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। इम्पिडेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस के बराबर है, तो नेचुरली करंट सबसे ज्यादा होगा इस दौरान। वो करंट किसके बराबर होता है? अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस खुद ब खुद रेजिस्टेंस है, तो V अपॉन R इतना एम्पियर्स का करंट सर्किट में बहता है। और सर्किट में ज्यादा करंट बहने की वजह से सर्किट जल्दी उस करंट को पावर में ट्रांसफॉर्म करके उस सिग्नल को रिसीव कर पाता है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस की क्वालिटी सर्किट की बहुत अच्छी रहती है इस दौरान। उसी को सिलेक्टिविटी कह रहे हैं। तो रेजोनेंस के दौरान सीरीज सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। Z जो होता है वो मिनिमम है जैसा अभी बताया, तो 1 अपॉन Z जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और अभी तक मैंने आपको ये पर्टिकुलर पैरामीटर जो कि किसी भी AC सर्किट में होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, ओम का उल्टा 1 अपॉन ओम्स, उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। और ये होता है कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस
मतलब इसका रियल पार्ट कंडक्टेंस होता है और इमेजिनरी पार्ट इसका ससेप्टेंस होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम्स का उल्टा है, तो ओम्स का उल्टा हमने जो साइंस में डिफाइन किया गया है वो मोह किया, MHO। और ओम्स को अगर हम शो कर रहे हैं ऐसे सिंबलाइज करते, तो मोह को ऐसे सिंबलाइज करते। और अभी पैरेलल सर्किट्स जब मैं लूंगी तब मैं मोह की बात करूंगी। तो अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि एडमिटेंस जो होता है वो 1/Z होता है और उसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट मोह होती है। तो सीरीज रेजोनेंस के टाइम पे इम्पिडेंस अगर मिनिमम है तो एडमिटेंस मैक्सिमम होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस जो होती है वो F0 होती है, वो 1/2π√LC होता है। और बैंडविड्थ जो होती है वो सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या बैंडविड्थ रिस्पॉन्सिवनेस के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट गिवन है जिसमें 90 ओम्स का रेजिस्टेंस जो है वो 100 माइक्रोफेराड्स के साथ सीरीज में, और साथ में एक चोक कॉइल है। मतलब एक कॉइल 5 हेनरी की है जिसका खुद का जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स ऑफर हो रहा है चोक कॉइल में। तो ये पूरा जो कनेक्शन, मतलब चोक कॉइल को हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए Q पता करना है, बैंडविड्थ पता करनी है, रेजोनेंस के टाइम पे I पता करना है और Z पता करना है। ये सारी चीजें हमें पता करनी है। 10 वोल्ट्स का सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। तो चलिए रेजिस्टेंस सर्किट का जो होगा वो 90 + 10 करके पूरा 100 ओम्स हो जाएगा और वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट्स है ही। तो I अगर मैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस निकालना चाहूँ तो सप्लाइड वोल्टेज 10 / 100 ओम्स करके 0.1 एम्पियर्स का करंट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस फ्लो होगा। और मैक्सिमम है, भले वो 0.1 है पर वो मैक्सिमम है, बाकी टाइम सर्किट में लेस देन 0.1 करंट बहेगा। Z इम्पिडेंस किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा, जो कि 100 ओम से। अब अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो 1/2π√LC होता है। तो 1/2π√L में 5 हेनरी ले लिया और C जो है वो 100 माइक्रोफेराड्स, मतलब 100 × 10⁻⁻6। ये दोनों मिलके 10⁻⁻4 हो गए। 10⁻⁻4 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 10⁻⁻2 ऊपर जाके 100 हो जाएगा और यहाँ पे 2π बचेगा और √5 बचेगा। पूरा सॉल्व किया तो 7.12 हर्ट्ज आया। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर जो होता है VL/V या XL/R या XC/R ऐसा होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको क्वालिटी फैक्टर। इसको मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा XL2πFRL/R। अपने को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही क्वालिटी फैक्टर निकालना है, इसलिए F की वैल्यू मैं FR ही रखूंगी। तो 2πFRL/R है, तो 2π तो ये हो गया। FR को मैं ये पूरा सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 100/2π√5, क्योंकि 2π कैंसिल हो जाएगा। इंटू L की वैल्यू 5 रखी और डिनोमिनेटर में R 100 है वो रख दिया। तो 2π कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया, 5/√5 से एक √5 बचेगा तो 2.24 हो जाएगा। बैंडविड्थ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंडविड्थ मतलब F2 - F1। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद हो, F2 - F1/FR इज इक्वल टू R/2πFRL। ऐसा मैंने इक्वेशन लिखी थी लास्ट वीडियो में। तो F2 - F1 बैंडविड्थ हो गई, R/2πFRL 1/Q हो जाएगा। तो ये हो गया FR/Q, ऐसा ये रिलेशन है। तो आप देखिएगा मेरे लास्ट वीडियो को। तो बैंडविड्थ हमेशा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर होती है। तो 7.12/2.24, तो ये आया 3.178 हर्ट्ज आया। बैंडविड्थ की यूनिट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट के बराबर ही होगी, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्वालिटी फैक्टर यूनिटलेस है, क्योंकि ऊपर भी ओम से नीचे भी ओम से। तो बैंडविड्थ की यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है और क्वालिटी फैक्टर की यूनिटलेस होती है क्वांटिटी। तो इस तरीके से आज मैं सीरीज रेजोनेंस पूरी तरीके से एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन सिंस 2 वीडियोस, मतलब लास्ट 2 वीडियो से और आज का तीसरा हो गया। अब मैं आपको पैरेलल रेजोनेंस पढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर मैं कुछ प्रॉब्लम सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के करवाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।